सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का 2017 का पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों, 2017 में पेपर 2 बार हुआ था। जो दूसरी बार हुआ था वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ और ये जो पहली बार हुआ था इसको भी आप लोग कर लीजिए। 2018 का भी पेपर कंप्लीट मैंने करा दिया है, 2019 का भी करा दिया है। आप सभी को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है इस विषय की कि आप लोगों ने सभी क्लासेस अटेंड की हैं फर्स्ट पेपर की जो हमने पढ़ाई हैं। तो अगर आपने ये सब चीजें की हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आपके थर्ड सेमेस्टर में भी। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं हम, और जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ये जो पूरा 2017 का पेपर है इसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन या फिर समाजमिति। तो ऑप्शन 7 जो है मूल्यांकन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यही हम देखते हैं जब हम साल भर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, साल भर हम देखते हैं उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है और क्या वो बच्चे अगली कक्षा में जाने के योग्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हम कंटिन्यू बच्चों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यापक मूल्यांकन का आशय है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से या बौद्धिक मूल्यांकन से। दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 2, 5 या फिर 6। दोस्तों, इसमें देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से हैं? शिक्षण, इसके अलावा प्रशासन, और तीसरा है निर्देशन व परामर्श, और चौथा है भविष्य कथन। ऑप्शन आ जो है 4 ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसका कथन मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष को ही हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। आपको पता है मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक ये पहला हो गया, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक या कौशलात्मक। याद रखिएगा 3 पक्षों में बांटा गया है मूल्यांकन को, मूल्यों का, आदतों का, समझ का या आदर्शों का। दोस्तों, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत समझ आता है, तो ऑप्शन 7, इसे ही हम बोध भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग या अनुप्रयोग भी इसको हम कहते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। टोटल 6 होते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्यों का, व्यवहारिक प्रयोगों का, तथ्यों के विश्लेषण का या रुचियों का। तो मानव की जो आदतें हैं, जो रुचियां हैं, यानी कि वह कौन से फील्ड में इंटरेस्ट लेता है या उसे कौन कौन सी चीजें पसंद है, मनुष्य की आदतें, ये सब आती हैं ऑप्शन द, यानी कि रुचियों के अंतर्गत आती हैं। तो जो भावनात्मक पक्ष होता है इसमें व्यक्ति की पसंद नापसंद, उसकी जो व्यक्तिगत हॉबी होती है, ये सब चीजें रखी जाती हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं या कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 5। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 5 क्रियाएं होती हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझा करके पढ़ाया है। आप लोगों ने, जिन भी प्रशिक्षुओं ने मेरी पूरे क्लासेस देखी है, मैंने अपने हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी बनाए थे, सेकेंड सेमेस्टर में भी बनाए थे, सेकेंड सेमेस्टर में भी बनाए थे और थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने बनाए हैं। आप लोग सभी को देखिए, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, हर विषय की वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बनाई हैं। आप सभी वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। जो भी प्रशिक्षु चैनल को ज्वाइन करते हैं उन सभी को मैं
सभी विषयों की नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जो मैंने खुद से अपने हाथों से लिखे हैं, और व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्याओं का भी समाधान करूंगी। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षण चैनल को ज्वाइन करें, और जिनको नहीं पता है ज्वाइन कैसे करना है वो लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर मिल जाएगा कैसे आपको चैनल को ज्वाइन करना है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है क्या? अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज मिति? तो दोस्तों, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों का, हर एक बच्चे का छात्र प्रोफाइल होता है, उसमें उसके किए गए कार्यों का, उसने क्या क्या जो भी होमवर्क टीचर ने दिया है सही से किया या नहीं किया है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्लास में कौन सी रैंक है, इन सभी का पूरा प्रोफार्मा या भी पूरा विवरण होता है, उसको छात्र प्रोफाइल में रखा जाता है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रक, संकेतक, मापक या इंद्रक? तो राइट आंसर है मापक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? मैंने बहुत बार आप लोग को बताया, जहां पर भी आपको क्रियात्मक शोध दिखेगा वहां आपको तुरंत ये सेंटेंस याद आना चाहिए कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, या समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। यानी कि समस्या हमारी है, प्रॉब्लम हमारी है, तो उसका सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है। तो ऑप्शन आ जो है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा या हल भी हमारा, यही इसका क्या है, मूल आधार है क्रियात्मक शोध का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनुभवजन्य होती हैं, यानी कि कभी ना कभी हम सभी ने इनको अनुभव किया होता है। तो ऐसी समस्याओं का ही हम क्या करते हैं, क्रियात्मक शोध के माध्यम से निदान करते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4, 9, 6 या फिर 8? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, 6 चरणों में। दोस्तों, यहाँ पर क्रियात्मक शोध सिंपली पूछा है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो केवल अगर क्रियात्मक शोध पूछता है और कितने चरण में पूछता है तो आपको राइट आंसर 6 ही लगाना है। अगर शैक्षिक क्रियात्मक शोध की बात होगी तब आप 8 लगा सकते हो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन अगर केवल क्रियात्मक शोध का संपादन पूछता है, इसी तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सिंपली जैसे लिखा हुआ है, तो आपको राइट आंसर 6 ही लगाना है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है? पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या मूल्यांकन? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, पर व्यक्ति, ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या परिकल्पना? तो राइट आंसर है, आपको मैंने ये बताया भी है कि क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, यानी कि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ना कोई कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो हम सोचते जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। सबसे पहले हम किसी भी समस्या को सोचते ही तो है कि कैसे हम उसका हल ढूंढें, तो इसी पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि या जन समूह? तो उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या फिर अवलोकन? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा, प्रत्यक्षण, ये क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता। बाकी साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन ये सब आते हैं क्रियात्मक शोध के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना होता है। जो मूल्यांकन होता है उसका जो पहला लक्ष्य होता है वो होता है कि बच्चे ने जो सीखा है, यानी कि उसका फीडबैक लेना। पृष्ठपोषण का मतलब यही होता है कि जो बच्चे को आपने बताया है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने बताया है, बच्चा उस आंसर को कितने हद तक समझा है और वह क्या वो अपने दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग कर पाएगा, तो इसे हम कहते हैं पृष्ठपोषण। बच्चों को अभिप्रेरणा भी देता है मूल्यांकन। आपको पता, अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो उसे ये प्रेरणा मिलती है कि आगे चल करके मुझे और अच्छा करना है और अच्छा प्रदर्शन करना है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, उसकी रुचियों, उसकी हॉबी क्या है, उसको क्या-क्या चीजें पसंद है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके मूल्य यानी कि नैतिक मूल्य कितने अच्छे हैं उस बच्चे के। इसके अलावा मनोवृत्तियों का पता चलता है कि वह कौन-कौन सी आदतें हैं, अभिवृत्तियों का पता चलता है, आदि का मूल्यांकन करना होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। देखिए दोस्तों, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। यानी कि जो सतत मूल्यांकन होता है, इसमें लगातार मूल्यांकन चलता है, यानी कि हर एक महीने पर बच्चे का टेस्ट होता है या एग्जाम होता है और उसकी प्रोग्रेस पता चलती है कि वो कितना अच्छा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी के सभी पक्षों यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो व्यापक मूल्यांकन होता है, इसमें मूल्यांकन के सभी पक्षों यानी कि जो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक या क्रियात्मक। याद रखिएगा आप लोग, कौशलात्मक या क्रियात्मक इसे हम कहते हैं, संज्ञानात्मक को ज्ञानात्मक भी कहते हैं और केवल 3 ही पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। ये जो व्यवहार है, बच्चे का जो व्यवहार होता है या उसकी आदत होती है, ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ही आ जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूल्यांकन के केवल 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती है, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसको सीखने, स्मरण रखने, तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों 2 या अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची यानी कि प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्न जिसे हम कहते हैं मैचिंग प्रश्न, यहाँ पर मान लीजिए देश लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनकी राजधानियां लिखी हुई हैं। इस तरीके से राजधानियां लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए भारत लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, इस तरीके से बहुत सारे देश लिखे हुए हैं और यहाँ उनकी राजधानियों को ऊपर नीचे के क्रम में लिखा गया ताकि आप सही से मिलाइए कि भारत की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है। इस तरीके से यहाँ पर जो राजधानियां हैं उन्हें उल्टे सीधे क्रम में दिया जाएगा, आपको सही क्रम में मिलान करना होगा। तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन तो आप लोगों ने स्कूल में किया है और भी बहुत जगहों पर किया है, तो बस वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जोड़ा बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है आपको पता है? क्रियात्मक शोध का जो ध्येय वाक्य है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यानी कि कोई भी समस्या हो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे कोई भी अलग फील्ड हो, उसमें भी हम क्रियात्मक शोध के द्वारा अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? दोस्तों न्यायादर्श का मतलब है जैसे अब हमें कोई प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पूरा हम मान लीजिए एक शहर पर हमें प्रयोग करना है या हम वहां की आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं या फिर वहां के लोगों का रहन सहन बोलचाल कैसा है, तो उस प्रदेश के हम एक एक व्यक्ति को तो नहीं ले सकते ना, जितने व्यक्ति हैं, अगर 2 करोड़ व्यक्ति हैं
तो 2 करोड़ व्यक्तियों पर हम टोटल प्रयोग नहीं कर सकते ना। तो 2 करोड़ में से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 5 लाख लोगों को ले लिया या 5,000 लोगों को ले लिया, तो बस उन 5,000 लोग जो हैं इसमें से 5,000 लोग क्या हो गए, उनमें से हमने क्या किया, इतना नमूना ले लिया। यानी कि ये 2 करोड़ लोगों में से हमने कितना ले लिया, केवल 5 लाख या 5,000 लोगों को खाली चूज़ कर लिया है और इन्हीं पर हम वो प्रयोग करेंगे और जो जो निष्कर्ष इस पर निकलेगा, इस 5,000 पर, वही हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्र पर लागू कर देंगे। यानी कि ये पूरे क्षेत्र का, यहाँ की बोलचाल कैसी है, यहाँ की भाषा कैसी है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, हम इन्हीं 5,000 लोगों पर प्रयोग करके समझ जाएंगे इन सभी लोगों की मेंटालिटी, इन सभी लोगों की का व्यवहार। तो इस तरीके से वही होता है न्यायादर्श, यानी कि इस पूरे समष्टि में से, इस पूरे लोगों में से केवल कुछ लोगों को चुन करके और उन्हीं पे प्रयोग करके हम कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो सभी पर लागू होता है। अब 2 करोड़ के 2 करोड़ पूरे सभी लोगों पर ये लागू होगा। तो देखिए, न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि इस जनसंख्या में बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान व्यक्ति भी होंगे, सभी लोगों को लेकर के, यानी कि एक एवरेज में सभी लोगों को शामिल करके इस 5,000 की जनसंख्या में इन सभी लोगों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इसे ही हम क्या करते हैं, न्यायादर्श या नमूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिसे यह मानकर चलते हैं कि 2 चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा 2 समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताओं में शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लघु उत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट है। दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। मूल्यांकन शिक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। आपको पता है अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने कितनी ग्रोथ की है, हमने कितना सीखा है। बच्चे आखिर में मूल्यांकन क्यों होता है उनका, इसीलिए होता है कि जो चीजें उन्हें बताई गई हैं, जो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाया गया है, जो टॉपिक उन्हें समझाया गया है, वो कितने अच्छे से उसको समझे हैं, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए वरन इसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारिक पक्षों के विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को व्यवहार एवं अनुभवों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। इसके आधार पर प्रश्न पोषण संभव होगा। यह शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन का विशिष्ट स्थान है। विद्यालय में विद्यार्थी की प्रगति हो इस दृष्टि से अध्ययन के विषयों का शिक्षण एवं सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है। इस प्रकार विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसके भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। अध्ययन के विषयों के ज्ञान की परीक्षा मात्र संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करती है। यानी कि जो बच्चों का एग्जाम होता है, जो बच्चे विषयों का ज्ञान होता है, जो वो एग्जाम देते हैं, उससे केवल उनके संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन हो पाता है। शेष पक्ष अधूरे रह जाते हैं। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन होता है और इसके लिए लिखित परीक्षाओं के साथ साथ मौखिक परीक्षा, व्यवहारात्मक आदि परीक्षा के उपकरणों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जो सतत मूल्यांकन होता है वह यह मूल्यांकन है जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहता है। इससे यह जानने में सुविधा होती है कि विद्यार्थी के व्यवहार एवं अनुभव में क्या परिवर्तन हुआ और क्या यह वांछित उद्देश्यों के अनुरूप, यानी कि जो टीचर ने उद्देश्य बनाए थे कि हाँ इन्हें बच्चा यहाँ तक तो जरूर पहुंच जाए,
तो क्या वह उस उद्देश्यों को बच्चा प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सतत मूल्यांकन अध्ययन अध्यापन के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों के या समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सतत मूल्यांकन में परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य को स्पष्ट कीजिए। यह किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाली गतिविधि या क्रियाकलाप है। इस परियोजना से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, संख्या करने जैसी शक्तियों को उभारा और मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को विद्यालय के आसपास के क्षेत्र से संबंधित रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभाग बांटने एवं एक दूसरे से जानकारी हासिल करने जैसी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी सक्रिय रूप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को समझाइए। तो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से आशय है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना, जैसे कि ग्रेड अंक 1 2 3 4 9 इस तरीके से, या अक्षर ABCD इस तरीके के ग्रेड हो सकते हैं। एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत को एक सीमा का परिचायक होता है, यानी कि एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत को एक सीमा का परिचायक होता है। जैसे कि यदि एक या ए को 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना गया है, तो 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को या ए ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर 100% जो परीक्षा है, मान लीजिए वो 100 नंबर की है, तो जो बच्चा 90 से 100 के बीच में नंबर पाएगा, जो 90 से 100 के बीच में होगा उसे ए ग्रेड मिलेगा या 1 ग्रेड मिलेगा, और जो 80 से 90 के बीच में होगा उसे बी ग्रेड मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा, या 2 इसको भी हम ग्रेड ही बोल सकते हैं, 1 या 2 को भी। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड इस तरीके से कि इस परसेंट के बीच में, इस परसेंट के बीच में ही बच्चे ने नंबर गेन किए हैं। अब इसके बाद देखिए, जहां अध्ययन के कई विषय या क्रियाएं हैं, जहां प्रत्येक विषय एवं क्रिया में निर्धारित ग्रेड की प्रतिशत सीमा के अनुसार ग्रेड दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार प्राप्तांकों के समग्र योग को भी ग्रेड व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखिए, क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसमें विद्यालय की सामान्य परिस्थिति में विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा स्वतः अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समाधान का वैज्ञानिक ढंग से हल ढूंढा जाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा 5 का शिक्षक यह अनुभव करता है कि उसकी कक्षा में लगभग आधे छात्र विलंब से आते हैं या लेट से आते हैं, या अधिकांश छात्र मध्याह्न भोजन के पश्चात घर चले जाते हैं। इस प्रकार शिक्षक बालकों की किसी सीखने की समस्या का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक शोध उपयुक्त रहता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। जो भी समस्याएं आती हैं उसको टीचर एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप वाइज उस समस्या का समाधान निकाले। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यायाधीश की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो किसी जनसंख्या इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर सके, न्यायाधीश कहलाता है। न्यायाधीश अभी मैंने आपको समझाया है कि मान लीजिए कोई 2 करोड़ का शहर है, उसमें से हमने केवल 5000 लोगों को ले लिया, और इन 5000 लोगों पर हम 5000 लोगों में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, यंग लोग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, और इन सभी लोगों पर हम वो प्रयोग कर रहे हैं। और जब ये प्रयोग सफल होता है, यानी कि इस प्रयोग पर जो भी निष्कर्ष हम निकालते हैं वह इस पूरे जनसंख्या पर, इस 2 करोड़ की जनसंख्या पर क्या होता है, लागू हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से आशय उसके गुण यानी कि चर के प्रतिनिधित्व से है, इसका अध्ययन किया जाना है। इसके साथ ही न्यायाधीश की एक और विशेषता है उसका पर्याप्त संख्या में होना है। जहां न्यायाधीश के चयन में कई चर जैसे कि आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धि, उपलब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि को नियंत्रित करना होता है, वहां किसी के लिए चुने गए न्यायाधीश की अपेक्षा कम जनसंख्या में न्यायाधीश पर्याप्त होता है। इस प्रकार न्यायाधीश की संख्या की पर्याप्तता का संबंध अध्ययन उद्देश्य से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो न्यायाधीश होता है, इसमें जब हम किसी भी जनसंख्या को लेते हैं, यानी कि संपूर्ण जनसंख्या में से एक छोटा सा भाग लेते हैं हम, और वो चाहे हर एक लिंग यानी कि पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसके अलावा जो बच्चे जितने भी हर एक वर्ग के, हर एक कक्षा के बच्चे हों, हर एक वर्ग के हों, और अगर आप शिक्षा जगत का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर हर क्लास का बच्चा होना चाहिए, और कई बच्चे होने चाहिए, एक एक क्लास के कई सारे बच्चे होने चाहिए, और उन सभी का डाटा इकट्ठा करके हम तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे पूरी जनसंख्या पर लागू कर देते हैं।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का जो प्रथम चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान व विशिष्ट समस्या का निर्धारण। क्रियात्मक शोध के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता अध्ययन की समस्या की पहचान करे। यह समस्या उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी। समस्या का उसे स्वतः अनुभव होना चाहिए। इसी आधार पर अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निर्धारण किए जाने से शोधकर्ता को योजनाबद्ध कार्य करने की योजना बनाने में सुविधा होगी। इस प्रकार विशिष्ट समस्या का निर्धारण समस्या की पहचान से पूर्ण रूपेण संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रियात्मक शोध के अंतिम चरण का वर्णन कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण अनुवर्ती कार्यक्रम है। शोधकर्ता ने जब अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर लिया तो उसे संबंधित अनुवर्ती कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अनुभूत समस्या जिसका अध्ययन किया गया है विकराल रूप धारण कर सकती है। इस संबंध में विद्यालय के प्रशासन, सहयोगी शिक्षकों आदि से परामर्श लेते हुए कार्य की योजना तैयार कर कार्यान्वित करना चाहिए। इसके अलावा यह कहना उचित होगा कि बिना समुचित अनुवर्ती कार्यक्रम के क्रियात्मक शोध अर्थहीन हो जाएगा। यानी कि पहले किसी भी कार्य को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक योजना बनानी पड़ती है। तो उसी योजना को यहाँ पर हमने क्रियात्मक रूप का नाम दिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि से आशय शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से है। शोध को कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्था को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं अन्य कोई विशेष बिंदु हो तो उसकी भी जानकारी इससे मिलनी चाहिए। क्रियात्मक शोध में कार्यविधि का निर्णय उपलब्ध समय, उपलब्ध संसाधन, उपकरणों आदि की तैयारी में लगने वाले समय के आधार पर यह करना होता है, किंतु कार्य विधि का निर्धारण क्रियात्मक परिकल्पना की जांच के आलोक में ही किया जाता है। तो इस तरीके से 2017 में जो पहली बार पेपर हुआ था उसका आपने पूरा हल यहाँ पर देख लिया है दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा हल आपको समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके सभी वीडियोस का लाभ। आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपके हमारे चैनल से पढ़ने पर अच्छे मार्क्स आए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आपकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। और अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको जिनको भी डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा है या फिर कैसे करना है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, आपको सभी विषयों की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और व्यक्तिगत रूप से आपकी किसी भी समस्या का समाधान भी हम करेंगे। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु चैनल को ज्वाइन करें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए चैनल से और सभी वीडियोस को देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने करा दिए हैं, हर एक सब्जेक्ट का लगभग करा दिया, तो आप सभी सब्जेक्ट के देखिए और जो भी नहीं मिल रहा है आप बताइए, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने